हेलो दोस्तों, द स्टडी बाय वरुण चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग 7th क्लास की जो एनसीईआरटी है, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी ओल्ड वाली, उसमें जो एक चैप्टर है जिसका नाम है साउथ अमेरिका, जिसमें हमें साउथ अमेरिका के बारे में पढ़ना है। उसके जो कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू है उसको हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं अपने पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से क्षेत्र लैटिन अमेरिका में शामिल है। इनमें से दक्षिणी अमेरिका, उसके अलावा वेस्ट इंडीज, उसके अलावा मैक्सिको और मध्य अमेरिका, इनमें से कौन कौन जो है जो लैटिन अमेरिका के क्षेत्र में शामिल है। तो इसकी हम लोग बात करें तो हम लोग देखते हैं पहले मैप पर। देखिए, ये है यहाँ पर मैक्सिको, ठीक है, ये उत्तरी अमेरिका का भाग है। उसके अलावा ये मध्य अमेरिका के जो देश हैं यहाँ पर जो कैरिबियन सागर में स्थित हैं, ये सभी देश, और ये पूरा दक्षिणी अमेरिका, ठीक है, इन सभी को क्या कहा जाता है, सम्मिलित रूप से लैटिन अमेरिका कहा जाता है। लैटिन अमेरिका कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है वो अधिकतर फ्रेंच, स्पेनिश, उसके अलावा पुर्तगाली और इटालियन भाषा इस क्षेत्र में बोली जाती है। और इन सभी भाषा की जननी जो है, इन सभी भाषा का जो जननी है वो किसे कहा जाता है? तो वो लैटिन को कहा जाता है। इन सभी भाषा की जननी लैटिन को कहा जाता है। इसलिए जिस क्षेत्र में ये भाषाएं इस यहाँ पर बोली जाती हैं उन सभी क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? उन्हें लैटिन अमेरिका कहा जाता है। जिसमें कौन कौन से क्षेत्र सम्मिलित है? तो ये मैक्सिको जो उत्तरी अमेरिका का भाग है, उसके अलावा उत्तरी अमेरिका का ये भाग पूरा कैरिबियन सागर में स्थित, जैसे बेलीज, एल सल्वाडोर, निराकागुआ, कोस्टारिका, ग्वाटेमाला, क्यूबा, उसके अलावा प्यूर्टो रिको, ये सभी कहाँ पर आते हैं? तो ये सभी लैटिन अमेरिका के क्षेत्र में आते हैं। उसके अलावा पूरा का पूरा जो ये दक्षिणी अमेरिका जो महादेश है वो सब कहाँ आता है? ये सब लैटिन अमेरिका में आते हैं। तो इन सभी को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? तो इन सभी को कहा जाता है लैटिन अमेरिका। तो इसमें क्या क्या आ जाएंगे? दक्षिण अमेरिका, वेस्ट इंडीज, मैक्सिको और मध्य अमेरिका। तो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, ठीक है, ये सभी क्या है? लैटिन अमेरिका के भाग हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। इसकी व्याख्या पहले देख लेते हैं। व्याख्या कह रहा है कि दक्षिणी अमेरिका, मध्य अमेरिका, मैक्सिको और कैरिबियन द्वीप समूह को सम्मिलित रूप से लैटिन अमेरिका कहते हैं, क्योंकि उपरोक्त सभी क्षेत्रों में स्पेनिश, फ्रेंच, पुर्तगाली भाषाएं बोली जाती है। फ्रांसीसी, ठीक है, स्पेनिश, पुर्तगाली व इटालियन भाषा की जननी किसे कहा जाता है? लैटिन को माना जाता है। इसलिए इसे लैटिन अमेरिका कहा जाता है, क्योंकि इस क्षेत्र में अधिकतर क्या होता है, ये भाषाएं इस क्षेत्र में बोली जाती हैं, इसलिए इसे लैटिन अमेरिका कहा जाता है। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए दक्षिण अमेरिकी देशों पर विचार कीजिए। अर्जेंटीना, पैराग्वे, बोलीविया, गुयाना और सूरीनाम। इसके बारे में कहा जा रहा है कि उपर्युक्त में से कौन से देश स्थलरुद्ध देश है, यानी कौन से देश लैंड लॉक्ड देश है, ठीक है, जिसके जो चारों तरफ से क्या है, स्थलीय भाग से जुड़ा हुआ है, जिसकी कोई समुद्री सीमा नहीं लगती है। तो इसकी बात करें तो इनमें से कौन कौन से देश हैं, तो इसको हम लोग मैप पर देखते हैं। देखिए, ये है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का पूरा नक्शा। इसमें देखिए यहाँ पर ये जो दो देश है, बोलीविया, ठीक है, बोलीविया और ये पैराग्वे, इसको देखिए ये क्या है, ये सभी लैंडलॉक है। बोलीविया क्या है, एक तरफ से ये ब्राजील से घिरा हुआ है, दूसरी तरफ ये पेरू और नीचे ये चिली से घिरा हुआ है। उसके अलावा पैराग्वे की बात करें तो ये एक तरफ ये अर्जेंटीना से, उसके अलावा ये ब्राजील से और ये बोलीविया से, ठीक है, ये घिरा हुआ है। इसलिए जो दक्षिण अमेरिका में जो देश है उनमें से दो देश ऐसे हैं जो क्या है, स्थलरुद्ध है, लैंडलॉक है। ये क्या है, भूमि से घिरे हुए हैं, इनकी कोई समुद्री सीमा नहीं है। इसलिए क्या हो जाएंगे इसका आंसर? बोलीविया और पैराग्वे। बोलीविया और पैराग्वे क्या हो जाएंगे? दो ऐसे देश है दक्षिण अमेरिका के जो लैंड लॉक है। बाकी सभी देश जो भी है, इक्वेडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना, ब्राजील, अर्जेंटीना, उरुग्वे, चिली, पेरू, ये सभी क्या है, ये सब क्या है, ये लैंडलॉक कंट्री नहीं है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा एक पैराग्वे और दूसरा बोलीविया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 और 3, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। इसकी व्याख्या की बात करें तो उपर्युक्त में से दक्षिणी अमेरिका का महाद्वीप के स्थलरुद्ध देश कौन है? तो वो पैराग्वे और बोलीविया जो है क्या है, ये स्थलरुद्ध देश है। दक्षिण अमेरिका में 2 देश स्थलरुद्ध और उत्तरी अमेरिका में क्या है, एक भी देश स्थलरुद्ध नहीं है।
तीसरा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। विश्व में जो सबसे लंबी पर्वतमाला है वो कहाँ पर है, कौन सा पर्वत है जो सबसे लंबी है। हिमालय, ठीक है, रॉकी, उसके अलावा ये एंडीज और ये अपलेशियन पर्वत, इनमें से कौन है जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। तो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला की बात करें तो वो क्या है, वो है दक्षिणी अमेरिका में, इसका नाम क्या है, एंडीज, ठीक है। एंडीज क्या है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। और ये क्या है, इसकी सबसे सर्वोच्च चोटी अकांकागुआ, माउंट अकांकागुआ, ये क्या है, एंडीज पर्वत की सबसे लंबे क्या है, सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। और ये कहाँ पर स्थित है, तो ये दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। इसको मैप पर देखें तो देखिए यहाँ पर ये पूरा वेनेजुएला से होते हुए कोलंबिया, उसके अलावा पेरू, उसके अलावा ये ब्राज़ील, यहाँ पर बोलीविया, ये चिली होते हुए अर्जेंटीना का भाग होते हुए कहाँ तक जाती है, पूरे ये दक्षिण अमेरिका के निचले भाग तक ये चली जाती है। और ये क्या है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। ये कहाँ से है, ये वेनेजुएला से होते हुए पूरा यहाँ चिली के क्षेत्र तक, अर्जेंटीना के भाग तक ये है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा एंडीज, जो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। उसके बाद दूसरे नंबर पर बात करें तो दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला क्या है, ये है रॉकी, जो कहाँ पर स्थित है, ये उत्तरी अमेरिका में स्थित है। और अपलेशियन की बात करें तो अपलेशियन कहाँ पर है, ये यूएसए में स्थित है। और हिमालय कहाँ, भारत और नेपाल के क्षेत्र में स्थित है। यहाँ व्याख्या है कि एंडीज पर्वत विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। ये दक्षिण अमेरिका का महाद्वीप में कैरेबियन सागर से लेकर सुदूर दक्षिण तक फैला हुआ है। ये कहाँ से, ये कैरेबियन सागर से लेकर के सुदूर दक्षिणी भाग तक ये फैला हुआ है। चौथा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन एंडीज पर्वतमाला के संदर्भ में गलत है, ठीक है। निम्नलिखित में से क्या गलत है एंडीज पर्वतमाला के संबंध में, तो पहला ऑप्शन है एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला है। तो ये क्या है, ये गलत है, क्योंकि विश्व की जो सबसे ऊंची पर्वतमाला जो है वो किस क्षेत्र में पड़ता है, तो हिमालय में क्या है, हिमालय पर्वत में सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला पाई जाती है। सबसे ऊंची चोटी जो है वो कहाँ पर है, वो हिमालय में स्थित है, माउंट एवरेस्ट। इसलिए क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन ही ये गलत है, क्योंकि ये सबसे लंबी है, सबसे ऊंची पर्वतमाला ये नहीं है। एंडीज व नवीन वलित पर्वत के उदाहरण है, ये सही है, क्योंकि एंडीज क्या है, एक नवीन वलित पर्वत है। उसके अलावा एंडीज पर्वतमाला में अनेक ज्वालामुखी शिखर है। ये क्या है, एंडीज पर्वतमाला के शिखर जो है उसमें क्या है, बहुत सारे ऐसे हैं जो ज्वालामुखी द्वारा निर्मित है, वैसे शिखर। उसके अलावा ये क्या है, पेटागोनिया एंडीज पर्वतमाला के वृष्टि छाया क्षेत्र में अवस्थित एक शीत मरुस्थल है। पेटागोनिया जो है वो क्या है, एक शीत मरुस्थल है। तो देखिए यही है पूरा, ये एंडीज पर्वतमाला सुदूर दक्षिण तक फैला हुआ, और यही है यहाँ पर पेटागोनिया। और ये क्या है, एक शीत मरुस्थल है, शीत मरुस्थल यानी ठंडा मरुस्थल है। और ये कहाँ पर स्थित है, तो ये एंडीज पर्वतमाला के वृष्टि छाया में स्थित है, वृष्टि छाया में स्थित है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इस तरफ से जो हवाएं आती है नमी लेकर के, वो इस तरफ एंडीज के इस तरफ बारिश करती है, लेकिन जब वो पर्वत को पार करती है तो इस तरफ आते आते वो गर्म हो जाती है। इस कारण क्या होता है, इस क्षेत्र में बारिश नहीं होती है। और यहाँ पर क्या हुआ है कि शीत मरुस्थल का निर्माण हुआ है, जिसका नाम क्या है, पेटागोनिया। और ये किस में पड़ता है, तो वो एंडीज के वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ता है। इसलिए क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये गलत है, क्योंकि एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला नहीं है। बाकी ये सभी सही है। व्याख्या की बात करें तो एंडीज हिमालय के बाद विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। ये क्या, हिमालय के बाद विश्व की ऊंची दूसरी पर्वत श्रृंखला है। और यह नवीन वलित पर्वत है। ये क्या है, एक नवीन वलित पर्वत है। धरातल के नीचे पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के दो विपरीत दिशाओं से बल लगाने के कारण धरातल में क्या होता है, वलय मोड़ पर गए, इसलिए इन्हें वलित पर्वत कहा जाता है, ठीक है। एकांकागुआ एंडीज का सबसे ऊंचा शिखर है। तो ये भी पूछा जाता है कि एंडीज का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर क्या है, वो है एकांकागुआ। एंडीज पर्वतमाला में अनेक ज्वालामुखी शिखर है। एंडीज में क्या है, अनेक प्रकार के ज्वालामुखी शिखर इसमें पाए जाते हैं। इनमें से कुछ सक्रिय हैं और अन्य प्रसुप्त या मृत हैं। इन क्षेत्रों में ज्वालामुखी का विस्फोट और भूकंप आना काफी सामान्य बात है। पेटागोनिया एंडीज पर्वत का पठारी क्षेत्र है जो वृष्टि छाया क्षेत्र में अवस्थित है, और यह क्या है, एक शीत मरुस्थल है। और पेटागोनिया और अर्जेंटीना के पश्चिम के सूखे भाग में क्या होता है, भेड़ पालन महत्वपूर्ण व्यवसाय है इस क्षेत्र में।
5वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। विश्व में जो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, जिसका निर्माण ज्वालामुखी क्रिया के परिणाम शुरू हुआ है जिस पर्वत का, उसमें से कौन ऐसा पर्वत है इन ऑप्शन में जो सबसे ऊंचा है। तो सही ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर है माउंट किलिमंजारो, ठीक है, कोटोपैक्सी, माउंट सेंट हेलेंस और माउंट फ्यूजियामा, ठीक है। सबसे ऊंची की बात करें तो कौन है, वो है माउंट कोटोपैक्सी, ठीक है। ये कहाँ पर है, तो ये इक्वेडोर, इक्वेडोर साउथ अमेरिका में इक्वेडोर जो देश है उसमें ये पड़ता है कोटोपैक्सी, और ये विषुवत रेखा पर स्थित देश है। उसके अलावा माउंट किलिमंजारो की बात करें तो ये भी क्या है, एक ज्वालामुखी पर्वत है। ये कहाँ है, तंजानिया में, अफ्रीकी देश तंजानिया। उसके अलावा माउंट सेंट हेलेंस की बात करें तो ये कहाँ है, ये यूएसए में है। उसके अलावा माउंट फ्यूजियामा की बात करें तो ये जापान में स्थित एक ज्वालामुखी पर्वत है। तो सबसे ऊंचा की बात करें तो सबसे ऊंचा पर्वत क्या है, वो है माउंट कोटोपैक्सी जो एक ज्वालामुखी पर्वत है, और वो कहाँ पर है, तो वो है यहीं पर, ये इक्वेडोर, ठीक है। ये है इक्वेडोर जो विषुवत रेखा पर स्थित एक देश, इसी का जो ये यहाँ पर है स्थित है, ये है माउंट कोटोपैक्सी जो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। नीचे दिए गए विकल्पों में इक्वेडोर में स्थित माउंट कोटोपैक्सी क्या है, संसार का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। अगला प्रश्न कह रहा है कि दक्षिण अमेरिका निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है या है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के मध्यवर्ती मैदान एंडीज पर्वतमाला और पूर्वी उच्च भूमि, ठीक है, हाईलैंड के बीच फैले हैं। ये कहाँ बता रहा है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में जो मध्यवर्ती मैदान है वो किसके बीच है, तो वो एंडीज पर्वत और पूर्वी उच्च भूमि के बीच फैला हुआ है। तो इसको देखते हैं मैप पर, तो देखिए यही है एंडीज पर्वत का पूरा भाग, ठीक है। उसके अलावा यहाँ तक, और ये बात करें तो ये उच्च भूमि है, पूर्वी उच्च भूमि जिसे ब्राजीलियन हाईलैंड्स कहा जाता है। इसके बीच क्या है, ये सभी जो भाग है इन्हीं के बीच जो मैदान का निर्माण हुआ है, ठीक है। किसके बीच, तो एंडीज पर्वत और ब्राजीलियन हाईलैंड या पूर्वी उच्च भूमि के बीच जो है से क्या हुआ है, दक्षिण अमेरिका में मैदानों का, मध्यवर्ती मैदान का निर्माण हुआ है। इस हिसाब से क्या है, ये पहला ऑप्शन सही है, क्योंकि मध्यवर्ती मैदान कहाँ पर है, तो एंडीज और उच्च भूमि के बीच। दूसरा बात करें तो मध्यवर्ती मैदानों का अधिकतर भाग ओरिनिको, अमेजन और पलाटा नदियों की दुरोनियों से बने हैं। इन मैदानों का निर्माण कैसे हुआ है, तो अमेजन और उसकी सहायक नदी, उसके अलावा ओरिनिको और पलाटा नदियों के दुरोनियों से ये बना हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पर ये अमेजन नदी, इसके नदियों के द्वारा अवसाद जो लाया गया उसके माध्यम से क्या हुआ, इस क्षेत्र में मैदान का निर्माण हुआ है। उसके अलावा यहाँ पर ये पेलोटा, ठीक है, ये सभी नदियाँ हैं ओरिनिको, इन सब की वजह से क्या हुआ है, इस क्षेत्र में नदियों मैदान का निर्माण हुआ है। तो क्या हो जाएगा इसका, ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसलिए क्या होगा इसका आंसर सी, 1 और 2 दोनों सही है। इसकी व्याख्या की बात करें तो दक्षिण अमेरिका के मध्यवर्ती मैदान एंडीज पर्वत और पूर्वी उच्च भूमि के बीच फैले हैं। इन मध्यवर्ती मैदानों का अधिकतर भाग ओरिनिको, अमेजन और पलाटा नदियों की द्रोणियों से बना है। किससे बना है, ओरिनिको, अमेजन और पलाटा नदियों की द्रोणियों से बना है। पराना, पराग्वे, उरुग्वे और उनकी सहायक नदियों के सम्मिलित तंत्र को क्या कहा जाता है, उसे पलाटा कहा जाता है। तो ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है कि पराना, पराग्वे और उरुग्वे और उसकी सहायक नदियों को सम्मिलित तंत्र को क्या कहा जाता है, उसे पलाटा कहा जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। विश्व में जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो कौन सा है। तो जलप्रपात की बात करें तो इसका निर्माण कैसे होता है, तो जैसे मान ली जाए इस तरह से कोई चट्टानी क्षेत्र से नदी बह रहा है, और कोई सतह जो है चट्टान है वो क्या है, बहुत ही कठोर है, इस तरफ से बह रहा है, और ये क्या है, बहुत ही कठोर चट्टान है। तो इसको क्या करता है, नदी अपनी धारा के सहारे इसको नहीं काट पाता। लेकिन बाद में क्या होता है, जो इसके बाद द्वारा मान ले चट्टान कोई नरम है, इससे मुलायम है, उसको क्या करता है, धीरे धीरे ये काटते रहता है, और काटते काटते क्या होता है, पूरे चट्टान को ही ये काट करके हटा देता है, और ऊंचाई से क्या होता है, पानी नीचे गिरने लगता है। तो इसी को क्या कहा जाता है, इसे ही जलप्रपात कहा जाता है। तो पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, तो नियाग्रा, जोग प्रपात, उसके अलावा विक्टोरिया या एंजील। तो इसके आंसर की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, एंजील जलप्रपात क्या है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये 979 मीटर इसकी ऊंचाई है, और ये कहाँ पर स्थित है, तो ये वेनेजुएला में स्थित है। यही है वेनेजुएला, ये वेनेजुएला है, और इसी में क्या है, ये एंजील फॉल्स इसी वेनेजुएला में स्थित है। तो एंजील फॉल्स कहाँ पर है, तो वो वेनेजुएला में स्थित है, और ये विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 979। व्याख्या की बात करें तो दक्षिण अमेरिका के पूर्वी उच्च भूमि में वेनेजुएला के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित एंजील
जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है। 8वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? दक्षिणी पेरू तथा उत्तरी चिली के गर्म मरुस्थलीय प्रदेश को अटाकामा मरुस्थल कहते हैं। दक्षिणी पेरू तथा उत्तरी चिली के गर्म मरुस्थलीय प्रदेश को क्या कहता है? अटाकामा मरुस्थल। तो देखिए यही है अटाकामा मरुस्थल, अटाकामा डेजर्ट। ये कहाँ पर है? तो ये है पेरू, ये पेरू। ठीक है। उसके अलावा ये क्या है? ये है चिली। ठीक है। ये क्या है? पेरू के दक्षिणी भाग, पेरू के दक्षिणी भाग, और चिली के ये उत्तरी भाग में स्थित है। इसलिए क्या हो जाएगा? ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कि ये कहाँ पर स्थित है? तो ये उत्तरी चिली और दक्षिणी पेरू में स्थित है। उसके अलावा अटाकामा मरुस्थल के दक्षिणी भाग में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। ये भी सही है क्योंकि अटाकामा मरुस्थल का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में क्या होता है कि भूमध्य सागरीय जलवायु इस क्षेत्र में पाई जाती है। और इस जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र है इसमें क्या होता है? बारिश, वो ठंडी के मौसम में, शीत ऋतु में इस क्षेत्र में बारिश होती है। तो इसलिए क्या है? ये भी सही है। उसके अलावा चिली तांबे का प्रमुख उत्पादक देश है। ये क्या है? ये भी सत्य है क्योंकि चिली में क्या होता है? अत्यधिक मात्रा में तांबा का उत्पादन किया जाता है। और चिली का जो एक जगह है जिसका नाम है चुकवी कमाटा, ठीक है, चुकवी कमाटा, ये क्या है? नामक स्थान जो है तांबे के उत्पादन हेतु क्या है? बहुत ही प्रसिद्ध है। तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी सही है। चिली में क्या होता है? तांबा अत्यधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है। और उसके अलावा उसका जो चुकवी कमाटा है वो क्या है? तांबा उत्पादन के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। तो तीनों क्या है? ये सही है। इसलिए क्या हो जाएगा? 8 का डी, ये तीनों सही है। आगे है अगला प्रश्न। व्याख्या की बात करें तो यहाँ पर दिया रहा है कि दक्षिणी पेरू तथा उत्तरी चिली के उष्णकटिबंधीय तटीय स्थल को क्या कहता है? अटाकामा मरुस्थल कहा जाता है। अटाकामा मरुस्थल के दक्षिण में अर्थात मध्य चिली में क्या होता है? भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। उसके अलावा चिली संसार में तांबे क्या है? प्रमुख उत्पादक देश है। 9वां प्रश्न है कि दक्षिणी अमेरिका के संदर्भ में फजेंडा किसे कहा जाता है? फजेंडा किसे कहा जाता है दक्षिण अमेरिका में? तो जो कहवा के बड़े बड़े बागान होते हैं, ठीक है, जो कहवा के जो सबसे बड़े बड़े बागान होते हैं उनमें उनको क्या कहा जाता है? उनको उस क्षेत्र में फजेंडा कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है? उनको फजेंडा कहा जाता था, कहा जाता है। वो बहुत बड़े क्षेत्र में फैले होते हैं और उनमें काम करने वाले कारीगरों की बात करें तो उसमें 3-4 हजार लोग काम करते हैं इन फजेंडा में। 3-4 हजार लोग इसमें काम करते हैं और ये बहुत बड़े क्षेत्र में फैले होते हैं। और ये क्या है? ये ब्राजील में कहवा के बागान है। उनको ही क्या कहा जाता है? उसे कहवा को क्या कहा जाता है? उस कहवा बागान को फजेंडा कहा जाता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा इसका आंसर? ब्राजील में कहवा के बड़े बागानों को क्या कहा जाता है? फजेंडा कहा जाता है। ब्राजील में कहवा के पौधों का रोपण बड़े बड़े खेतों में किया जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें फजेंडा कहते हैं। कहवा के एक बड़े फजेंडा का क्षेत्रफल कई वर्ग किलोमीटर तक होता है और इसमें 10 लाख तक कहवा के पेड़ लगे होते हैं। एक बड़े फजेंडा में पेड़ की देखभाल के लिए 3,000-4,000 मजदूरों की आवश्यकता होती है। ये इतने बड़े होते हैं कि इनमें क्या होते हैं? 3 से 4 हजार मजदूर की आवश्यकता होती है। और कहवा अधिकतर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ऊंचे पठारों की ढलानों पर उगाया जाता है। ये कहाँ उगाया जाता है? तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ऊंचे पठारों की ढलानों पर लगाया जाता है जिसके लिए काफ़ी वर्षा एवं ऊंचे तापमान की ज़रूरत होती है। और विषुवत रेखा पर ही क्या है? ब्राजील स्थित है, इसलिए उसकी जलवायु कैसी है? वो उष्णकटिबंधीय है और उस क्षेत्र में अधिक जलवायु पड़ता है, अधिक बारिश होती है। और ये आखिरी प्रश्न 10वां, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को विश्व में कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? विश्व में कौन सा बंदरगाह है जिसे कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इस क्षेत्र से क्या होता है? बहुत अधिक मात्रा में कॉफी का निर्यात किया जाता है, इसलिए इस बंदरगाह को कॉफी बंदरगाह कहा जाता है। तो वो कहाँ पर है? तो वो ब्राजील में है स्थित, जिसका नाम क्या है? वो ब्राजील में स्थित है। और वो देखिए मैप पर यही है, सेंटोस। ठीक है, ये ब्राजील में स्थित एक जगह है, बंदरगाह ब्राजील में, और इसका नाम क्या है? सेंटोस। सेंटोस, ठीक है। ये क्या है? इसे कहा जाता है कॉफी बंदरगाह, क्योंकि विश्व में सबसे अधिक जो कॉफी का निर्यात होता है इसी बंदरगाह के माध्यम से होता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी सेंटोस क्या है? ये कॉफी बंदरगाह के नाम से विश्व भर में प्रसिद्ध है। तो ये 10 महत्वपूर्ण एमसीक्यू थे जो ओल्ड एज वाली एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की 7वें क्लास की, उससे कुछ ये महत्वपूर्ण एमसीक्यू थे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।